हेलो दोस्तों, भावी क्लासेज में मैं देव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भावी क्लासेज में हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हम इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इतिहास के स्रोतों में हमने पुरातात्विक स्रोतों में हम अभी ताम्रपत्रों का अध्ययन कर रहे थे। हमारे ताम्रपत्रों में हमने कुछ ताम्रपत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया था और कुछ ताम्रपत्र अपने अभी शेष हैं। तो अभी अपनी जो ताम्रपत्र, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है तो है ताम्रपत्र। ठीक है, ताम्रपत्रों को क्या बोलते हैं? दानपत्र। मैंने पिछले दोनों क्लासों में भी बताया था कि ताम्रपत्र क्या होता है और उसको दानपत्र भी बोलते हैं। ताम्रपत्र कोई राजा, सामंत या किसी सेठ के द्वारा या किसी भी जो भी कोई दान देना चाहता है तो उसके द्वारा जो दान प्राप्त करने वाला होता है उसको दिया जाता है। उसमें दान देने वाले का पूरा वर्णन होता है, दान प्राप्त करने वाले का वर्णन होता है और दान में दी हुई वस्तु का इसमें वर्णन होता है। तो देखिए, जो अपने अभी कुछ से अभी ताम्रपत्रों को कुछ अपने बचे हुए हैं, हम उन ताम्रपत्रों का अध्ययन हम करें तो आज का जो हमारा ताम्रपत्र है वो है बेंगू का ताम्रपत्र। कहाँ का? बेंगू का। ठीक है, ठीक है, बेंगू का ताम्रपत्र। बेंगू का ताम्रपत्र ये कब का ताम्रपत्र है इसकी बात करें हम तो यह है 1715 ईस्वी का। 1715 ईस्वी का यह ताम्रपत्र किसके समय का है तो यह है महाराणा संग्राम सिंह का। यह महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है। 1715 ईस्वी का यह ताम्रपत्र है। देखिए, जो ये ताम्रपत्र है इसमें जो वर्णन किया हुआ है वो किसके बारे में वर्णन किया हुआ है तो इसमें एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद को महाराणा संग्राम सिंह ने कुछ दान में दिया था। वो दान में क्या क्या वस्तुएं दी थी तो एक तो रहट में दान में दिया था। रहट आप जानते हो तो पहले के समय में जो कुएं से पानी खींचने का एक साधन होता था जिससे हम कुएं से पानी बाहर निकालते थे और सिंचाई के इनके काम में सभी कामों में रहट से ही किया जाता था। रहट में एक कुंडी टाइप में कुछ बना हुआ रहता है, उसको रस्से से बांध के, जिसको निवाण बोलते हैं, उससे बांध के और बेल के बांध दिया जाता था और बीच में एक गोल चक्कर लगा रहता था। उससे बेल उस रस्सी को खींचते थे और उससे पानी निकालते थे। तो उसको बोलते हैं क्या? रहट। ठीक है, तो एक तो क्या क्या दान में दिया था? रहट। और इसके अलावा रहट के अलावा क्या दान में दिया था तो रहट के अलावा दान में दिया था भूमि। भूमि कैसी थी तो भूमि थी पीवल भूमि। पीवल। देखो, जो पीवल भूमि होती है, पीवल भूमि किसको बोलते हैं? जिस पे सिंचाई की व्यवस्था हो, जिस भूमि पे सिंचाई वगैरह करने की भी व्यवस्था उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? पीवल। इसके अलावा क्या दान में दिया था तो इसके अलावा बाग। ठीक है, बाग भी इन्होंने दान में दिया था। अब देखिए, जो रहट भूमि और जो बाग दान में दिया था उसमें इसके अलावा क्या वर्णन है उनके बारे में कि इसमें जो कुआं है, क्या है? कुआं, वृक्ष। ठीक है, कुआं, वृक्ष या जो
और भी चीजें जो भी यूज करने के लिए होती थी, वो सभी भी इसमें दान में प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा क्या उल्लेख मिलता है कि जो ये भूमि है, भूमि के जो धान होता था, धान राज्य का रहेगा, मतलब उस पर राज्य का अधिकार रहेगा। यह भी एक जानकारी उनको प्राप्त होती है। क्या? दान। जो धान रहेगा वो किसका रहेगा? धान वो राज्य का रहेगा, चाहे उस पर कुछ भी पैदा करते हैं वो राज्य का रहेगा। यह भी उसमें उल्लेख है। तो देखिए एक बार फिर से मैं वापस बता देता हूं, जो बेंगू का जो ताम्रपत्र है, ये कब का ताम्रपत्र है? तो ये 1715 ईस्वी का ताम्रपत्र है, महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है। इसमें जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद को एक रहट और भूमि, कैसी भूमि दी थी? जिसपे सिंचाई वगैरह की सुविधा हो, वो भूमि और एक बाग ये दान में दिया था महाराणा संग्राम सिंह ने। महाराणा संग्राम सिंह, उसके अलावा क्या था कि जो उस भूमि में जो सिंचाई के लिए कुआं और जो बाग के लिए वृक्ष वगैरह रहते वो सब भी उसमें दान में दे दिए गए थे। पर उसमें एक संबंध यह था कि जो भूमि थी उस पर जो धान वगैरह पैदा होने वाली थी, धान की पैदावार थी, उस पर किसका अधिकार रहेगा? तो उस पर राज्य का अधिकार रहेगा। यह सारी जानकारी उनको किससे मिलती है? तो बेंगू ताम्रपत्र से। उसके बाद में अपन बात करें, अपना जो अगला ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वह है सकेडी। कौन सा है? सकेडी। सकेडी ताम्रपत्र, ठीक है। सकेडी ताम्रपत्र है, ये कब का ताम्रपत्र है? तो इसके अगर समय की बात करें तो यह है 1716 ईस्वी का, ठीक है। 1617 ईस्वी के इस ताम्रपत्र पे जो ये ताम्रपत्र है ये किसके समय का है? तो यह है महारावत गोपाल सिंह का। महारावत गोपाल सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। अब देखिए इसमें एक जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें जो सखेड़ी जो ताम्रपत्र है इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक कर है, कर का क्या नाम है? खत कावल। क्या नाम है? खत कावल। किस नाम से है? खत कावल। खत कावल नामक एक कर है। ये क्या है? तो कर है, ठीक है, जो उस समय वसूला जाता था। पर ये जो खत कावल जो कर है ये जरूरी नहीं है कि ये सभी जगह पे उपलब्ध हो। ये एक हो सकता है कि ये स्थानीय कर हो, क्योंकि इसका कहीं ज्यादा उल्लेख अपन को मिलता नहीं है इस ताम्रपत्र के अलावा, ठीक है। तो ये इससे क्या लगता है कि ये कोई स्थानीय कर की सुविधा थी जो जनता से वसूली जाती थी, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जो सकेडी जो ताम्रपत्र है वो कब का है? तो 1716 ईस्वी का है और महारावत गोपाल सिंह के समय का है। इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे एक जानकारी प्राप्त होती है कि एक कर है जिसका क्या नाम है? खत कावल। खत कावल नामक कर वसूला जाता था, इसका इसमें वर्णन है। पर ये जो खत कावल कर है, ये खत कावल कर हम लोगों को कहीं ज्यादा इसके बारे में कहीं जानकारी उपलब्ध रहती नहीं है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह कर हो सकता है कि स्थानीय कर हो, ठीक है। यह संपूर्ण जानकारी अपन को सकेडी ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। उसके बाद में अपना जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है? गांव गढ़बेड़। कौन सा है? गांव गढ़बोड़। गढ़बोड़ का ताम्रपत्र है।
ठीक है। गांव गढ़बोड़ का जो ताम्रपत्र है, गांव गढ़बोड़ का ताम्रपत्र के अगर समय की बात करें तो यह समय कब का है, तो 1719 ईस्वी का यह ताम्रपत्र है। और यह ताम्रपत्र किसके समय का है, तो यह भी ताम्रपत्र किसके समय का है, महाराणा संग्राम सिंह के, महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, यह ताम्रपत्र भी कब का है, तो यह है महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है। और इससे ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे जानकारी यह प्राप्त होती है कि एक गांव है उसकी आय कितनी है, 1900 रुपए। उस समय उसकी आय कितनी है, 1900 रुपए आय वाले गांव का दान में देना। दान में कहां दिया गया था, तो एक मंदिर था उसके लिए इसको दान में दिया है। ठीक है, तो दान में दिया हुआ जो ये गांव है इसकी इनकम कितनी है, 1900 रुपए। ठीक है, 1900 रुपए आय वाला ये गांव दान में दिया था एक मंदिर में। और मंदिर में दान में किसने दिया था, तो दान में मंदिर में दिया था महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, एक जगत सिंह पहले अपन पढ़ चुके हैं और एक जगत सिंह महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र हैं, जिनको हम महाराणा जगत सिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय इनके पुत्र थे। और महाराणा जब ये थे तब वो कुंवर थे, और कुंवर उनको जब उस टाइम हम बोलते हैं कुंवर जगत सिंह। ठीक है, कुंवर जगत सिंह इस मंदिर में आए थे, और जब आए थे तो उन्होंने ये दान में दिया था। ठीक है, तो इसका हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। किसने दिया था, तो महाराणा जगत सिंह या ये कह दे कुंवर जगत सिंह, क्योंकि उस समय तक ये राजा नहीं बने थे, ये उस समय तक सिर्फ युवराज थे। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह के बाद में ये शासक बने थे। उसके बाद में ये किस नाम से जाने गए, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वापस आपको रिपीट करा देता हूं। गांव गढ़बोड़ का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है, तो ये 1719 ईस्वी का ताम्रपत्र है। और ये महाराणा संग्राम सिंह के समय का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें एक गांव था जिसकी 1900 रुपए आय थी। वो गांव कुंवर जगत सिंह एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब उसके पुण्यार्थ जो अपन बोलते हैं कि दान में देना, वो वहां पे उन्होंने दान में दिया था, उसी का इसमें उल्लेख है। तो देखिए, उसके बाद में जो अपना अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, वो है वरखेड़ी का ताम्रपत्र। कहां का ताम्रपत्र, वरखेड़ी का ताम्रपत्र। ठीक है, वरखेड़ी का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है, इसकी क्या जानकारी प्राप्त होती है, 1739 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। किसके समय का ताम्रपत्र है, तो ये महारावत गोपाल सिंह के, महारावत गोपाल सिंह। ठीक है, तो महारावत गोपाल सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। महारावत गोपाल सिंह के समय का एक अपन ने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, कौन सा था, सखेड़ी का ताम्रपत्र। और यह है वरखेड़ी का ताम्रपत्र। ठीक है, दोनों ही किसके हैं, महारावत गोपाल सिंह के समय के हैं। वो 1716 ईस्वी का था और ये कब का है, 1739 ईस्वी का है।
अब देखिए, जो अपन को इस ताम्रपत्र से जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में बात करें तो इससे अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महारावत गोपाल सिंह हैं, महारावत गोपाल सिंह ने एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, कान्हा, ठीक है, कान्हा को दान में दिया था कुछ एक तरह से इनाम में जिसको हम बोलते हैं, तो उसका क्या नाम था, लाख पसाव। क्या नाम था, लाख पसाव। एक तो थी लाख पसाव, ठीक है, लाख पसाव। और एक के क्या नाम बोलते हैं अपन, तो वो एक है लखान। क्या क्या है, लखाना, ठीक है, लखाना। ये दो ये इनाम में देते हैं। ये क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, जो लाख पसा होता है, ये क्या होता है कि ये दोनों ही होने को तो उस समय काफी सम्मानजनक पुरस्कार थे या इनाम थे ये। और ये किनको दिया जाता था, तो ये जो महान जो विद्वान होते थे या कोई बढ़िया कवि होता था या उनको दिया जाता था लाख पसाव। और ये था एक सम्मानजनक, सम्मान प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रतिष्ठा सूचक था, प्रतिष्ठा का एक सूचक था ये, ठीक है, लखाना, ठीक है। तो ये दोनों किसको दिया था, कान्हा को। किसने दिया था, तो महारावत गोपाल सिंह द्वारा ये दिया गया था। इसी की जानकारी अपन को इससे मिलती है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो वरखेड़ी का जो ताम्रपत्र है, ये कब का ताम्रपत्र है, 1739 ईस्वी का, गोपाल सिंह के, महारावत गोपाल सिंह के समय का है। इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो कान्हा है उसको महारावत गोपाल सिंह ने जो इनाम दिया था वो क्या था, लाख पसाव। और एक प्रतिष्ठा का सूचक था, वो भी इसको सम्मानित किया गया था, वो था लखाना, ठीक है। इन दोनों से ये किया गया था और इसी की जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। दोनों ही उस समय काफी सम्मान के सूचक थे। ये जिनको प्राप्त होता था वो काफी सम्मानित पुरुष होता था, सम्मानित पुरुषों को ये दिया जाता था। या कोई विद्वान होता था तो उसको, या कोई बढ़िया कवि या कोई और उच्च कोटि का जो कलाकार होता था उनको लाख पसाव के नाम से दिया जाता था इनाम, ठीक है। यह जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तो वह है वरखेड़ी का ताम्रपत्र। वरखेड़ी के ताम्रपत्र के बाद में अपना जो नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है, तो वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो वह है बांसवाड़ा के दो ताम्रपत्र, ठीक है, बांसवाड़ा के दो ताम्रपत्र, ठीक है। बांसवाड़ा में दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों ताम्रपत्रों का अपन बात करें समय की, तो कब का समय है, 1747 ईस्वी का, एक का दो, और दूसरे का क्या है, 1750 ईस्वी का, ठीक है। एक तो 1747 ईस्वी है, दूसरा 1750 ईस्वी का है। और ये दोनों जो दान पत्र हैं या जो ताम्रपत्र हैं, ये किसके समय का है, तो ये है महारावल, किसका है, महारावल पृथ्वी सिंह, ठीक है, महारावल पृथ्वी सिंह के समय का है। तो जो बांसवाड़ा के जो दोनों ताम्रपत्र हैं ये किसके समय के हैं, एक तो इनका समय क्या है 1747 और 1750 ईस्वी, किसके समय का है, तो महारावल पृथ्वी सिंह के समय के हैं दोनों ही, ठीक है। इनसे अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इनसे अपन को क्या ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो उज्जैन है, कहां पे, उज्जैन में एक नदी है, ठीक है, नदी का क्या नाम है, शिप्रा,
क्या किस नाम से है? शिप्रा नदी। ठीक है, ठीक है। तो ये नदी है, इस नदी के तट पर एक व्यक्ति है, उनको ये एक रहट पुरस्कार में देते हैं। रहट अपन ने अभी देखा था, रहट किस काम में आता था? रहट होता था एक कुएं वगैरह से अपन पानी जो निकाल देते, तो पानी जो निकालने का जो साधन होता था उस समय, उसको क्या बोलते हैं? रहट। तो ये किसको दिया था? तो ये इस जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? तो है जानी वसीहा। जानी वसीहा, ठीक है। जानी वसीहा नामक को एक रहट, ठीक है, एक रहट दान में दिया था। इसी दान का इसमें उल्लेख है। इस दान के अलावा ये जो दान ताम्रपत्र है, ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए भी अपने काफी महत्वपूर्ण स्रोतों में से है, महत्वपूर्ण है। इससे अपन को एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि जो जयवंश राय पंवार है, कौन सा? जयवंश राय पंवार, ठीक है, मराठा सरदार, ठीक है। इन्होंने बांसवाड़ा को घेर लिया था, आके बांसवाड़ा को आक्रमण करने इनके, ठीक है। तो उस समय जो यहाँ के जो महारावल हैं, महारावल पृथ्वी सिंह, वो कहाँ जाते हैं? सितारा चले जाते हैं और सितारा जाके राजा साहू से मिलते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं। उससे मराठाओं की जो सेना थी वो चली जाती है। ये भी जानकारी अपन को इन दोनों ताम्रपत्रों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए ये ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये ताम्रपत्र काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। बांसवाड़ा के जो दोनों ताम्रपत्र हैं उनका टाइम कब का है? 1747 ईस्वी का एक का है, 1750 ईस्वी का एक का है। किसके समय के हैं? तो महारावल पृथ्वी सिंह के समय का है। और उज्जैन में एक नदी है शिप्रा, उस नदी के तट पर जानी वसीही को एक रहट दान में दिया था। इसकी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। उसके अलावा जयवंश राय पंवार बांसवाड़ा को घेर लिया था आके। उस समय जो महारावल पृथ्वी सिंह हैं, ये कहां जाते हैं? सितारा, सितारा जाते हैं और राजा साहू से वहां मिलते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं। इसकी जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। जो अपना जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कहां, क्या कौन सा ताम्रपत्र है? तो वह है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र, ठीक है, प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। जो प्रतापगढ़ का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है? तो ये है 1817 ईस्वी का, ठीक है, 1817 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। और ये किसके समय का ताम्रपत्र है? तो ये है महारावत सामंत सिंह का, ठीक है। किसके समय का है? महारावत सामंत सिंह के, ठीक है। ये महारावत सामंत सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। कौन सा ताम्रपत्र? प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। कब का ताम्रपत्र है? तो यह है 1817 ईस्वी का ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में बात करें तो देखिए, उस समय एक कर लगता था। वो कर कौन सा था? टंकी, ठीक है। ये टंकी कर होता था। इस कर में कितना लगता था? तो 1 रुपए पे 1 आना, ठीक है। 1 रुपए पे 1 आना कर के रूप में लगता था। 1 रुपए पे 1 आना कर लगता था, ठीक है। टंकी कर, ये कर सभी पे लगता था, ठीक है। कुछ करों में जैसे ब्राह्मणों को, इनको वर्धजनों को, महिलाओं को इनको छूट दी हुई थी, पर ये जो टंकी कर है ये सभी पे लगता था।
और सभी के लिए समान था। पर जो ये ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र इस टंकी जो कर है इसके बारे में यह कहता है कि जो महारावल सामंत सिंह है उन्होंने ये कर ब्राह्मणों से हटा दिया था। ठीक है, तो वही जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। तो देखिए जो प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र है कब का है, 1817 ईस्वी का, महारावल सामंत सिंह का। इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो एक कर है उसका क्या नाम है, टंकी। ये कर कितना लगता था, तो 1 रुपए के ऊपर 1 आना कर लगता था और ये सभी के ऊपर कर लगता था, मगर सामंत सिंह ने ब्राह्मणों से ये कर हटा दिया था। इसी की जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन ने जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो है कुल पुरोहित का ताम्रपत्र। कौन सा है, तो है कुल पुरोहित का ताम्रपत्र। ठीक है, कुल पुरोहित का ताम्रपत्र। कुल पुरोहित का जो ताम्रपत्र है ये अगर इसके हम समय की बात करें तो ये इसका समय कब का है, तो इसका समय है विक्रम संवत 1516 ईस्वी का। 1516 का ईस्वी की मैं बात करूं तो ईस्वी कब की होगी, 1459 ईस्वी। ठीक है, 1459 ईस्वी का ये विक्रम संवत 1516 का ये ताम्रपत्र है। कौन सा, कुल पुरोहित का ताम्रपत्र या दान पत्र। ठीक है, देखो ये जो ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र अपन को क्या जानकारी प्राप्त करता है, तो ये है कि जो ब्राह्मण है या जो कुल पुरोहित हैं, सभी कुलों के एक एक कुछ पुरोहित होते थे, उनको हम कुल पुरोहित बोलते हैं। वो कुल पुरोहितों को मतलब कोई अगर आप प्रतिष्ठान कर रहे हो या कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो आज भी हमें अपने ब्राह्मण को या किसी को बुलाते हैं हम और उसको एक नेक देते हैं। ठीक है, उसको दान में कुछ देते हैं, उसको कुछ दक्षिणा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेग। ठीक है, तो इस ताम्रपत्र से भी उन पुरोहितों को जो प्रतिष्ठान होती थी या कुछ भी जो कार्यक्रम होता था उसमें नेग देने का उल्लेख है। नेग समझ गए होंगे, नेग क्या होता है कि जो हम कोई दान देते हैं या कोई जो हम किसी चीज को हम जब करते हैं तो नेग आज भी हमारे यहाँ गांव में या कहीं पे भी हम जाते हैं तो नेग देने की प्रथा होती है। आज भी नेग दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, नेग देने की जानकारी प्राप्त होती है। किसको, कुल पुरोहितों को। यही जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है, तो वो है लावा गांव का ताम्रपत्र है। कौन सा, लावा गांव का ताम्रपत्र। ठीक है, लावा गांव का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है, तो इसके समय की बात करें तो अगर हमें विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1615 का है और ईस्वी की बात करें तो 1558 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, और ये जो ताम्रपत्र है ये किसके समय का ताम्रपत्र है, तो अगर उसकी मैं बात करूं तो ये ताम्रपत्र है महाराणा उदय सिंह के समय का। किसके समय का है, महाराणा उदय सिंह के। ठीक है, महाराणा उदय सिंह कौन थे, तो आप सभी जानते होंगे महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, इस ताम्रपत्र से अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो अगर मैं उस जानकारी के बारे में बात करूं तो पहले एक कन्याओं के जन्म पे एक कर लेता था ब्राह्मणों को, वो कर ब्राह्मणों को दिया जाता था। क्या नाम था, उस कर का नाम था मापा। ठीक है,
मापा नामक कर किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, ये कर महाराणा उदय सिंह ने, एक ब्राह्मण है, क्या नाम है उस ब्राह्मण का? तो ब्राह्मण का नाम है बोला। ठीक है, बोला नामक ब्राह्मण को यह आज्ञा दी थी महाराणा उदय सिंह ने कि कन्याओं पे जो मापा कर लिया जाता है वो कर नहीं लिया जाएगा। अब उसके बाद में अब ये कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये सभी के ऊपर लागू किया था, हालांकि इसके ऊपर अकेले के ऊपर नहीं था ये, पर आदेश जो ब्राह्मण जिसको दिया था उस समय, वो किसको दिया था? बोला नामक ब्राह्मण को। किसके बारे में दिया था? तो वो है मापा कर। हालांकि ये भी आदेश दिया था कि जो कन्याओं का जो विवाह होता है, विवाह कराने का जो अधिकार है, वो ब्राह्मण बोला को बना रहेगा, मतलब ब्राह्मणों को वो बना रहेगा। ये भी उसमें आदेश दिया गया था। उसमें सिर्फ ये था कि हाँ उस समय बोला के लिए था, मगर वो आदेश सभी के लिए था। ठीक है, और मापा कर नहीं लेगा, ये भी आदेश दिया था। इसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है इस ताम्रपत्र से? एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है अपन को, वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जब महाराणा उदय सिंह एकलिंगनाथ जी मंदिर के जाते थे, कहां पे? एकलिंगनाथ। एकलिंगनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे, तो ये जब दर्शन करने जाते थे तो एक बार इन्होंने एक की जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोती मगरी। कौन सी जगह है? मोती मगरी। ठीक है, मोती मगरी के पास में इन्होंने उदयपुर नगर, उदयपुर नगर बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, इसकी जानकारी भी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए जो अपना एक ताम्रपत्र और है, वो ताम्रपत्र कौन सा है? तो वो है बेडवास का ताम्रपत्र है। ठीक है, अपन ने बेडवास का ताम्रपत्र एक पहले पढ़ा था, एक अपन ने प्रशस्ति पढ़ी थी बेडवास की। ठीक है, यह है बेडवास का ताम्रपत्र। ठीक है, बेडवास का जो ताम्रपत्र है, ये कब का ताम्रपत्र है? तो यह है विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब का है इसका? तो विक्रम संवत ये 1615 ईस्वी का है, ये 1616 ईस्वी का है। मतलब ईस्वी की मैं बात करूं तो 1559 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ये भी किसके समय का है? तो ये भी महाराणा उदय सिंह के समय का ही है। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो उदयपुर नगर है 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाने का इसमें अपन को वर्णन मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ ताम्रपत्र अपन को यही जानकारी प्राप्त कराता है, इंपॉर्टेंट जानकारी, तो कि इससे अपन को उदयपुर नगर बसाने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अपना बेडवास का ताम्रपत्र था, इससे जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से अपने सभी ताम्रपत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अपने ताम्रपत्रों के कंप्लीट होने के बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा अपना सिक्के। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्लास में जो इस पे हम अध्ययन करेंगे वो कौन से टॉपिक है? सिक्के। कहां कहां से कौन कौन से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में, और किस किस तरह के सिक्के होते थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चांदी सोने वगैरह के जो भी जिस भी धातु के सिक्के होते थे उन सभी के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। ये भी पुरातात्विक स्रोतों में हम इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण स्रोत है सिक्के भी। इनसे भी अपन को काफी जानकारी प्राप्त होती है। इनसे अपन को उस समय के राजाओं के जो समय है उनके बारे में, या उनकी सीमाओं के बारे में, या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में इससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सिक्के अपने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में किस सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे
आज की क्लास में हम यहीं खत्म करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो वीडियो आए अगले वीडियो आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स हो या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो, आप कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।